बार बार कहता, खबरदार आवाज निकाली तो चाकू कमर में उतार दूंगा। वो इसी तरह मुझे सड़क तक लाया जहां एक वैगन खड़ी थी। इसमें दो आदमी पीछे बैठे थे। एक तो ड्राइवर था, दूसरा मोटा सा आदमी इसके साथ बैठा था। हमको देखते ही वो वैन से उतर आया और आते ही इस बदशक्ल आदमी को इशारा किया। तभी उन्होंने उठाकर मुझे सुजुकी वैन में डाल दिया। मोटे आदमी ने कहा, लाले क्या इसे बांध दें? बदशक्ल बोला, नहीं, इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं देख रही थी कि 5 और 6 वर्ष की दो बच्चियां और भी थीं जो बेहोश पड़ी थीं। समझ गई कि उन्होंने इनको भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया है। इसके बाद बस शक्ल ने इंजेक्शन निकाला और कोई दवा भरने लगा, लेकिन शीशी में थोड़ी सी दवा बची हुई थी। गाड़ी तेज चल रही थी। अचानक स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी जोर से उछली और इसके हाथ में पकड़ा इंजेक्शन गिरकर टूट गया। दवा भी गिर गई और जाया हो गई। अब लाले का पारा चढ़ गया। इसने एक बड़े रुमाल से मेरा मुंह बांध दिया क्योंकि मैं रोए जा रही थी। इसने मेरी आवाज बंद कर दी। बोला, अगर रोएगी तो चाकू से ज़िबा कर डालूंगा। इसने जोर से मुझको 2-4 थप्पड़ भी रसीद किया और वैन में एक बंधी हुई बकरी की तरह बेबस डाल दिया। गाड़ी अब पूरी रफ्तार से चल रही थी। लाला ऊँघने लगा। मोटा आदमी आगे जा बैठा था। लाले की आंखें सुर्ख थी, जैसे कि वो बहुत घंटों से सोया ना हो। चलते चलते अचानक गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होगी। शायद आगे कोई चेक करने वाला इनको दिखाई दिए थे या कोई पुलिस चौकी थी। बहरहाल लम्हे पर को ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मैं वैन में इस जगह थी जहां से छलांग लगाती तो नीचे गिर जाती, जबकि मेरे पीछे दो लड़कियां बेहोश पड़ी थीं और कुछ सामान भी रखा हुआ था। मैंने सर उठाकर देखा। हल्का सा अंधेरा था। सुजुकी वैगन रुकी हुई थी। मेरा मुंह उन्होंने कसकर बांधा था, लेकिन हाथ पैर आजाद थे। मैंने वैगन का पर्दा हटाया और बगैर सोचे समझे छलांग लगा दी। मेरे छलांग लगाते ही वैगन चल पड़ी। लाले की भी आंख खुल गई। इसको मालूम हो गया कि मैंने छलांग लगाई है। मैं मिट्टी वाली जमीन पर गिरी थी। एक लम्हा जाया किए बगैर पूरी कुव्वत से उठकर सामने की तरफ भागना शुरू कर दिया। सच है, जब इंसान की जान पर बनी हो तो फिर इसको कुछ नहीं सूझता, और अल्लाह ने बचाना हो तो इसको वो इतनी ताकत भी अता कर देता है कि इसके बचने के असबाब पैदा हो जाएं। अगरचे मुझे काफी चोट आई थी, लेकिन जिंदगी बचाने और आज़ादी का एहसास हर चीज पर गालिब आ गया था। मेरे घुटने दर्द कर रहे थे। पाँव भी मुड़ जाने से लगता था कि कुछ टूट गया है, मगर हिम्मत ना हारी। भागने के सिवा कुछ समझाई ना दे रहा था। इनकी आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। उन्होंने गाड़ी रोक दी थी। मोटा कह रहा था, लाला पकड़ो, ये भागने ना पाए। वो पुकार रहे थे, रुक जाओ लड़की, वरना गोली मार देंगे। मैंने सोचा, गोली मारते हैं तो मार दें। जब तक भाग सकती हूँ भागती रहूंगी। शायद ही फिर कभी मैं इतनी तेज दौड़ सकूं कि जिस कदर तेज मैं इस दिन दौड़ी थी। आज सोचती हूँ तो अजीब लगता है कि क्या मैं इतना तेज भी दौड़ सकती हूँ। हरगिज नहीं, ये मौत का खौफ ही था जो मुझको दौड़ा रहा था। दरअसल सामने साफ मैदान होने की वजह से मैं खुद को इनकी नजरों से ओझल भी ना कर सकती थी। एक ही बार मुड़कर देखा था। लाला मुझको अपने पीछे आता दिखाई दे रहा था। ये इलाका वीरान और खुला था। कुछ पता ना था कि मैं किस जगह जा रही हूँ। गोली चलने की आवाज सुनाई दी, तब लगा कि उन्होंने मुझे ही गोली मारी है। मगर नहीं, जब कुदरत किसी काम के होने की मंजूरी दे देती है तो इसके लिए असबाब भी खुद पैदा कर देती है। गोली की आवाज सुनकर भी मैंने पीछे मुड़कर ना देखा और तेज भागी। गोलियां चलने की आवाज आती रही और मैं भागती रही। दरअसल इन लोगों को किसी ने देख लिया था, गालबन पुलिस ने, और उन्होंने इन पर गोलियां चलाई थी। नहीं मालूम, मगर मैं काफी दूर निकल आई थी। तब रफ्तार धीमी कर ली। एक बार और मुड़कर देखा। अब वहां कोई ना था। मुझे वो नजर ना आ रहे थे। शायद मैं इनकी हद्दे निगाह से आगे निकल चुकी थी। अब आबादी दिखाई दे रही थी। मकानात नजर आने लगे थे। फिर मुझको कुछ लोग भी नजर आए। मैंने भागना बंद ना किया। सब मुझे हैरत से देख रहे थे कि ये लड़की दीवानों की तरह भागती जा रही है। बिलाकर एक जगह थक कर गिर पड़ी। मैंने इधर उधर देखा तो इलाका जाना पहचाना लगा। मेरी सांस उखड़ चुकी थी और दिल किसी तेज रफ्तार इंजन की तरह धक धक कर रहा था। एक औरत मेरे करीब आई। इसने प्यार से पूछा, बच्चे क्या बात है, क्या हुआ है तुझे? इसकी आवाज ने सुकून दिया, दिमाग पर जोर दिया। ये मेरी खाला थी। इसने कहा, फरीदा, इस वक्त इधर अकेली आई हो और ये क्या हालत तुमने बनाई हुई है? तेरा मुंह किसने बांधा है? उन्होंने रुमाल की गिरा खोलकर मेरे मुंह को आजाद किया तो मैंने खाला अंजू कहकर लिपट गई और रोने लगी। उन्होंने मुझे बाजू से उठाया और गले से लिपटा लिया। सहारा देकर अपने घर ले गई, जो करीब ही था। ये रास्ता, ये गली, ये जगह मेरे लिए अनजानी ना थी।
کئی بار امی اور نانی کے ساتھ یہاں خالہ کے پاس آ چکی تھی۔ گھر میں لا کر انہوں نے مجھے بستر پر لٹایا اور پانی کا گلاس دیا۔ میں ایک گھونٹ لے سکی اور بے ہوش ہوگی۔ نہ جانے کب تک ان کے یہاں بستر پر بے سدھ پڑی رہی۔ ہوش آئے تو خالہ اور خالو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خالہ میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ خالہ نے حال پوچھا، میں پھر سے رونے لگی۔ انہوں نے چپ کرایا، نیم گرم دودھ اصرار کر کے پلایا اور سکون دیا۔ میرے حواس بحال ہوئے تو ان کو تمام حال بتایا۔ وہ حال سن کر رو رہی تھی۔ انہوں نے خود روتے ہوئے مجھ کو دلاسا دیا کہ شکر ہے تم بچ گئیں، تم نے ہمت کی، ورنہ نہ جانے کہاں ہوتی۔ خالہ اور خالو اپنی گاڑی میں مجھے گھر چھوڑنے آئے۔ امی، ابو، نانی، ماموں سبھی پریشان تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان چند گھنٹوں میں مجھ پر کیا بیتی ہے۔ ماموں مجھے ڈھونڈتے نکلے ہوئے تھے۔ مدرسے گئے، وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ جب خالہ نے تفصیل بتائی، امی رونے لگی۔ ابو بھی اب دیدہ تھے۔ نانی نے تو پہلے سے رو رو کر اپنا حال بلا کر لیا تھا۔ اب والد کو موقع ملا، امی سے کہا، میں اس لیے منع کرتا تھا کہ ابھی بچے نادان ہیں، نوکری کچھ عرصے بعد کر لینا، مگر تم کو تو روپوں کا لالچ پڑا ہوا تھا، حالانکہ گھر میں اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے۔ نانی نے بھی کہا، نیما تم نے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، حالانکہ میری عمر ایسی نہیں کہ میں یہ ذمہ داریاں نبھا سکوں۔ اس نوکری کے چکر میں تم کسی نہ کسی روز ان بچوں کا نقصان کرو گی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ بچی نے ہمت کی اور یہ کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچ گئی۔ اگر وہ لوگ لے ہی جاتے تب ہم کیا کرتے؟ سوچو تو ذرا اس بچی کا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ امی تو یوں بھی رو رہی تھی، مجھے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور آئندہ لاپرواہی سے توبہ کر لی۔ ماموں اور ابو تھانے میں رپورٹ لکھوانے گئے تھے، ان کو بتانے کہ ہماری بچی مل گئی ہے، لیکن اور 2 بچیاں بھی ان کی گاڑی میں تھی۔ نہ جانے ان معصوم پھولوں کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا ہوگا۔ اس کے بعد تو امی بہت محتاط ہو گئی، ملازمت کو خیر بات کہہ دیا اور 4 سال تک دوبارہ نوکری کا نہ سوچا۔ تب تک ہم باشعور نہ ہو گئے۔ وہ اب بھی ہر ملازمت کرنے والی ماں کو نصیحت کرتی ہیں کہ اپنے بچوں سے ذرا سی بھی غفلت نہ کرنا۔